गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और जिस तरह एक सवाल बड़ा कॉमन होता है ना घरों में, आज क्या पकेगा, हमारी ज़िंदगी में भी एक सवाल होता है कि आज हम क्या पहनेंगे। आज बात है बड़ी टेंशन होती है। अच्छा, और सेट को देखते हुए भी आपको बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने पड़ते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं जो आपको लगता है कि वो सेट पे अच्छे लगेंगे। तो मुझे लगता है इतने सालों में एक चीज़ बहुत अच्छी होगी है, वो है एस्थेटिक सेंस। बहुत वाकई अच्छी हो गई है। नॉर्मली भी आप कहीं आ जा रहे हो तो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यू आर लुकिंग गुड बिकॉज यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी नाइस। अच्छा, सवाल ये था कि कुछ लोगों की वार्डरोब में हम देखते हैं एक कलर बहुत ज़्यादा होता है, किसी की वार्डरोब में ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा होता है। इन टी शर्ट्स हैं तो ब्लैक हैं, पोलो शर्ट्स हैं तो ब्लैक हैं, ड्रेस शर्ट्स हैं तो ब्लैक हैं, सूट्स हैं तो ब्लैक हैं, शलवार कमीज़ है तो ब्लैक है, शूज़ ब्लैक एंड एवरीथिंग ब्लैक। सो कुछ लोगों की वार्डरोब में बिल्कुल ऑपोजिट होता है और उसमें हमें लगता ये है कि लाइटर टोन्स ही हैं। मैं अगर अपनी वार्डरोब की बात करूं, मुझे पर्सनली दो रंग बहुत पसंद है। एक है नीला और एक है काला, सो ब्लू एंड ब्लैक। मुझे लगा कहने लगे एक है नीला और दूसरा है पीला लेकिन नहीं, वाकई ब्लू एंड पीला मेरा सोफा है पीला आपका सोफा है ये। वैसे हाँ, वैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, आप लड़कियों के वार्डरोब की अगर बात की जाए तो आपको रेड मिलेगा वहाँ पे। आप अच्छा, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक वार्डरोब में आपको रेड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ब्लू मिलेगा, पिंक मिलेगा, पिंक के डिफरेंट शेड्स मिलेंगे। सो ये एक तो ये वार्डरोब होगी। और एक वार्डरोब है जहाँ पर आपको सिर्फ लाइट कलर्स मिलेंगे। ऑफ वाइट मिलेगा, आपको वाइट मिलेगा, या आपको मज़ीद जो थोड़ा सा पीच सा कलर होता है, लाइट सा लाइट ग्रीन कलर, तो वो जो लाइट कलर्स है वो मिल रहे होते हैं। तो हम अक्सर कह रहे होते हैं, अक्सर लड़कियों को या वैसे शो पर हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि इससे तो पहनना ही फीका रंग है और इससे तो पहनना ही डार्क कलर्स है। अब उनकी पर्सनैलिटी से उनको ये नतीजा अखज़ करवाया जा चुका होता है वक्त ने। लेकिन मुझे लगता है शोएब के रंग रंग होते हैं, ठीक है, और ये बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस जगह पर क्या चीज़ पहन के जाएं, आप कौन सा रंग पहन के जाएं। सो वो आपके उस एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अग्रीड, वो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लेकिन समटाइम्स होता है ना कि आप अपनी अगर बात करें सबीन, अगर आपने सुबह एक ड्रेस पहना, उसमें आपने ज़रा एक कलर जो कि आपने फॉलो किया है, आप उसमें शो भी कर रहे हैं, आप उसमें बाहर भी जा रहे हैं, उसमें लंच पे भी जा रहे हैं, आप उसमें फ्रेंड्स के साथ भी, बिकॉज आप यू कांट गो होम एंड चेंज एंड देन गो बैक। तो फिर आपको एक ऐसा न्यूट्रल सा रंग पहनना चाहिए। एग्जैक्टली। सो मेरा ख्याल है आप लोग हमें बताएं आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। आप जब कहीं पर जाते हैं आप क्या चूज़ करने लगते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप प्रोफेशनली, पर्सनली, देन फिर एक एक्स्ट्रा पर्सनली जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उनको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, तो हमें अपने टिप्स, अपने आइडियाज़ ज़रूर दें। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और ऐड करता हूँ कि इसमें बाकायदा एक साइंस भी होती है। जैसे काले रंग से मुतालिक कहा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक पहलू जो है वो नुमायाँ कर रहा होता है। सो अगर आपकी वार्डरोब में बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर है तो ज़रा पढ़िएगा उसको कि क्या वाकई उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, या हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि दैट इज़ वाई यू आर ऑलवेज पिकिंग ब्लैक कलर इन योर वार्डरोब। सो इस पर हमें बात आज करनी थी, लेकिन अभी हमें कुछ और मौज़ूआत भी जिन पर आपसे बात करनी है, जिसके लिए हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गेस्ट भी साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम उनसे करेंगे बात। रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं आर्ट की। आर्ट भी अब ज़ाहिर है डिफरेंट फॉर्म्स में आना शुरू हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक मुल्क की जानी मानी आर्टिस्ट हों जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, लेकिन वो दूसरों को सिखा भी रही हैं। आर्ट एजुकेशनिस्ट हैं और आर्ट क्यूरेटर हैं। सो आज हम उनके आर्ट से मुतलिक बात करेंगी, एंड देन हम इससे मुतलिक भी बात करेंगे कि किस तरह से कोलैबोरेशंस हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, और इससे हमारे आर्ट को, बल्कि हमारा आर्ट, जब आर्ट की बात होती है ना उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। तो हम ज़रा इसको भी आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी मिलकर और विद इन पाकिस्तान भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ायरा अहमद ज़का साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना भी चाह रहा था कि आर्ट की सभी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। अपने आर्ट से मुतालिक हमें बताएं कि आपने आर्ट की किस फॉर्म को चूज़ किया, कैसे आप इस तरफ आई और कैसे आप इसमें नाम बना पाई। माशाल्लाह बड़ा नाम है पाकिस्तान का।
जी मैं बेसिकली प्रिंट मेकिंग में मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो उसमें ये है कि उसमें हम हमेशा फाइन आर्ट्स में एक मेजर सब्जेक्ट लेना होता था, हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना होता था, लेट्स से मिनिएचर, प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, मगर हमें वी हैव टू चूज़ अ मेजर सब्जेक्ट। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरा जो प्रिंट मेकिंग है, क्योंकि आई गॉट द हाईएस्ट इन 4 सेक्शंस, तो मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो मैंने प्रिंट मेकिंग को चूज़ किया। अच्छा, थोड़ा सा हमें इलेबोरेट भी कीजिएगा, प्रिंट मेकिंग क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं, किस तरह से आपने शुरू किया, कैसे क्रिएट किया जाता है? प्रिंट मेकिंग में बेसिकली हम इम्प्रेशंस लेते हैं, लाइक पेंटिंग में आप जो पीस बना रहे हैं वो पीस इज़ द फाइनल पीस, मगर प्रिंट मेकिंग में वी कैन टेक फ्यू एडिशंस फ्रॉम दैट प्रिंट, जो भी हमारी बेस होती है, इफ़ इट्स लाइनो कट प्रिंट, वुड कट, इंटैग्लियो, जो भी है उसमें हम उसके इम्प्रेशंस के साथ ज़्यादा प्रिंट्स ले सकते हैं, और फिर जब आर्टिस्ट उस प्रिंट को साइन करता है वो दैट बिकम एन ओरिजिनल प्रिंट। और हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने प्रिंट मेकिंग को एज अ टेक्निक यूज़ किया, जिसमें रेम्ब्रांट का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। ओके, एज एन आर्ट एजुकेशनिस्ट भी आपने काम किया, व्हाट मेक यू टू बी एन आर्ट एजुकेशनिस्ट? एक्चुअली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि जो हम लोग अपने टीचर्स से बहुत इंस्पायर थे एनसीए में, तो लाइक जिस तरह वो लोग बातें करते थे और जिस तरह हमें समझाते थे, हमें काम की तरफ कभी डायरेक्ट नहीं बताते थे कि ये बने, ये करें या ये बनाएं, तो हर चीज़ बहुत इनडायरेक्ट और बहुत कॉन्सेप्चुअल होती थी। उससे मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मैंने अपने टीचर्स की बहुत सारी चीज़ें इंस्पिरेशन में अडॉप्ट करना शुरू कर दी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, उनका कॉन्सेप्ट्स, उनकी बात करना। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं अपने काम को आगे बेहतर ले जा सकती हूँ अगर मैं एजुकेशन फील्ड में रहूँ। अच्छा, और सिखाना कितना मुश्किल लगता है आपको ये आर्ट? क्या इट्स ईजी, और क्योंकि आपके लिए आसान है और आपको तरीका आता है, जिस तरह आपने क्योंकि भी एनसी की बात की, बड़ा ज़रूरी होता है कि एक आर्टिस्ट को आप स्पेसिफिक ना करें कोई चीज़ कि आपने इस चीज़ को क्रिएट करना है, ओपन एंडेड छोड़ें एंड देन वो अपनी क्रिएटिविटी से उस चीज़ को क्रिएट करेगा। अब इसी तरह से आप भी सेम टेक्निक अप्लाई करते हैं? जी, मैं मुझे सिखाना बहुत आसान लगता है, क्योंकि लाइक मैंने जिन टीचर से पढ़ा था वो लोग कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सलीमा हाशमी थी, अफशार मलिक, अनवर सईद और नाज़िश अताउल्लाह और सबीना गिलानी थी जो स्पेन से आई हुई थी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया, ऑर्गेनाइज़ करवाया, किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह पढ़ाना है। तो मुझे उसको बहुत हेल्प हुई कि हाउ माय टीचर्स यूज्ड टू टीच अस, मैंने उस चीज़ों को बहुत फॉलो किया। ग्रेट। अच्छा, हम यहाँ पर काम भी साथ साथ दिखाएंगे, और बहुत से जब एक्सचेंज प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन आपके आर्ट के पर्सपेक्टिव से मैं सवाल रखूँगा कि बहुत से इंटरनेशनल आर्टिस्ट आपके पास आते हैं, समटाइम्स आप वहाँ जाते हैं, कोलैबोरेशंस, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और आप कितना उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका स्टूडियो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें? इस तरह से था कि सिंस 1999 मैं टीच कर रही थी एनसीए रावलपिंडी कैंपस में भी, यूनिवर्सिटी रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में, वुमेन यूनिवर्सिटी दुबई में भी मैंने टीच किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मगर 2013 में आई एक्चुअली लेफ्ट माय जॉब, क्योंकि मेरे बच्चे टेनिस खेलते थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे उनके साथ ट्रैवल करना पड़ता था। हम जब अपने घर बना रहे थे तो उसमें प्रॉपर आर्ट का पूरा स्टूडियो और लाइब्रेरी किया आपने? जी, और मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट रेजिडेंसीज करूँगी, क्योंकि मैं 2013 में पीएनसीए की तरफ से 5 आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए थे फॉर चाइना, तो आई वाज द ओनली फीमेल। तो जब मैंने उधर गई तो इट वाज रियली इंस्पायरिंग जो चाइना का ट्रिप था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप अपनी कंट्री का सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करें, और क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें बाहर से आर्टिस्ट हमारे पास आएँ, और हम लोग यूजली 3 वीक्स अगले सिटी कंट्री में रहते हैं। उसमें हम लेट्स से 1 वीक हम लोग देखते हैं कि मुल्क कैसा है, इंस्पिरेशन होती है, और वहाँ पे होस्ट वो लोग होते हैं जो कंट्री के आर्ट के जो लोग होते हैं। तो उसके बाद फिर हम वी स्टार्ट क्रिएटिंग फॉर 2 वीक्स, फिर हम क्रिएट करते हैं। कितना फ़र्क आपने देखा जब आप वहाँ पे गई? आर्ट क्योंकि आपने भी यहाँ से सीखा है, एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे वो डिफरेंटली सिखाते होंगे,
सो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी, एक तो और आपने क्या डिफरेंस देखा? मैंने ये देखा कि उनके लिए स्केल मैटर नहीं करता। उनकी लाइक जो पेंटिंग्स थी या प्रिंट्स थे, वो लेट्स से कि 10-10 बंदे मिलके एक प्रिंट निकाल रहे थे, और यह पेंटिंग्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, और दे वर वेरी वेरी स्किल्ड, और वो बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा थे कि जो भी पेंट करें तो जो ड्राइंग है हर चीज़ बहुत स्किल्ड मैंने उधर देखी। उनके जो जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग ठहरे थे, उनके जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे आर्ट एग्ज़ाम के लिए, दे वर सो स्किल्ड कि मुझे समझ नहीं आ रही थी ये किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी लाइक दे यूज्ड टू वर्क, आई थिंक दे वर टेलिंग मी दे वर्क 18 आवर्स जी डेली। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर एनी आर्ट स्कूल, वो 18 आवर्स तक सिर्फ ड्राइंग और इस पे स्पेंड करते थे। तो मैंने ये बहुत फ़र्क देखा कि दे वर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे वर वेरी वेरी फोकस्ड। ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स मैं आपके देख रहा था, जैसे कि एजुकेट वन और फिर मिड कोर्ट स्पोर्ट्स इनिशिएटिव, एक आपने खेलों के लिए काम किया, उसके साथ साथ तालीम के लिए भी, थोड़ा सा दोनों इनिशिएटिव से मुतालिक बताइए। जी, जब मैं टीच कर रही थी तो मेरे अंदर थोड़ा सा वो पेट्रियटिज्म शुरू से बहुत ज़्यादा था कि इर्द गिर्द लोगों को देख के मुझे मैंने जो था ना एक मूवी देखी थी, उसमें एक सेंटेंस था कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को जब देखें तो उनकी तरफ जाके सोचें कि अगर आप इस जगह होते। तो पता नहीं ये जुमला बहुत यंग एज में जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी मेरे ज़हन में स्टक होना शुरू हो गया था। तो मैं उस मोमेंट से जो है ना लोगों की बस कोशिश करती थी एवरी डे आई शुड हेल्प समवन, और चाहे उनको खाना दें चाहे कुछ भी करें। वो चीज़ बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बिल्ट होगी मेरे साथ कि फिर जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने जितना भी इंस्टीट्यूशन के वर्किंग स्टाफ थी उन सब के बच्चों को कहा कि हम लोग आपकी फ़ीस देते हैं। फिर मैंने सारे कॉलेज को कहा लेट्स हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट एजुकेट वन। उसमें था दैट नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड। तो आई एम ग्लैड मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत अच्छे थे, कोलीग्स बहुत अच्छे थे। तो उसके हम तकरीबन आई थिंक 100 स्टूडेंट्स को हम डेली यानी उनकी फ़ीस देते थे मंथली। उससे ये हुआ कि उनके पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा पढ़ते थे, मगर आपने कहा कि अच्छा पढ़ोगे तो हम आपको प्राइज़ भी देंगे, गिफ्ट्स भी देंगे अगर आप पोजीशन लेंगे। तो दे सेड कि वो लोग इतना सीरियस पढ़ने लगे कि वो जो बच्चे बेयरली पास होते थे वो पोजीशंस लेने लगे। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, तो मैंने उसको बहुत साल कंटिन्यू रखा इस प्रोजेक्ट को। अभी तक हम लोग कर रहे हैं इसको। जी, अच्छा, मैं अभी जो आपकी कॉन्वर्सेशन से जो मैं थोड़ा सा रियलाइज़ करी वो ये कि अचीवमेंट की आपको एक भूख है कि मतलब मैंने अचीव करना है, कुछ ना कुछ गोल्स आपने हमेशा से सेट किए रखे हैं और आपने किया। मेरा एक बहुत ज़्यादा था अपनी कंट्री की तरफ से कि मतलब हमारे कंट्री का बहुत सॉफ्ट इमेज जो है जाए दुनिया को। तो मैं अपनी रेजिडेंसीज़ और स्टूडियो को मैं बहुत ज़्यादा इक्विप्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करती थी। और जब मैं किसी भी आर्टिस्ट को बाहर से बुलाती थी, मेरे पास यूके, कोरिया और नीदरलैंड, नेपाल और काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं मेरे पास क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में। और मेरे पास लिस्ट्स होती हैं कि दे वांट टू कम फॉर माय रेजिडेंसीज, और काफ़ी हमारे इंटरव्यूज़ छपे हैं। क्योंकि मेरी रेजिडेंसी में ऐसा था कि प्रिंट मेकिंग स्टूडियो में जो प्रेस होता है उसका एक्सेस आफ्टर आप ग्रेजुएट करते हैं तो स्टूडेंट्स को नहीं होता। और जब मैंने ग्रेजुएट किया था उस वक्त लोगों के पास बेयरली ऐसी फैसिलिटी थी। सपोर्ट भी आपको बहुत मिली होगी, तभी आप यहाँ तक सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली की हो, इर्द के लोगों की हो। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया था। लाइक द मोमेंट मैंने ग्रेजुएट किया मेरी उसी ईयर शादी हुई थी, तो यानी कि समझें कि सलामी में प्रेस ही मिला था। तो यानी कि उनको पता था कि मैं ज़रा ज़्यादा ही कुछ पैशनेट हूं। थैंक यू सो मच। इस आखिरी बात पे तो यकीन करें बहुत ही खुशी हो रही है जान के। नॉर्मली बात हो रही होती है ना कि अच्छा हीरे जवाहरात तोहफों की बात हो रही थी, बट दिस इज समथिंग जो कि उनको चाहिए था। हाँ, दिस इज समथिंग शी नीडेड द मोस्ट, और उनको वो दिया। एंड देन द नेवर एंडिंग सपोर्ट एज वेल। ज़रा सा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। मैं एक मिडकोट स्पोर्ट्स का भी इनिशिएटिव का बताना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे बच्चे टेनिस खेलते थे फॉर द पास्ट 10 इयर्स, हम कोर्ट में थे। तो मैंने जब जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि आई शुड हेल्प दिस एरिया एज वेल, क्योंकि अदर देन क्रिकेट काफ़ी स्पोर्ट्स जो हैं वो उनमें इतना ज़्यादा जी। तो एज अ टीचर या समझ लें एज अ मदर, आई हेल्प्ड एवरीवन ओवर देयर, स्पेशली उनको
खाने के बहुत मसले थे कि प्लेयर्स क्या खाना खाते Yes. हैं, क्योंकि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो मैंने उनको काफ़ी एजुकेट किया और मिड कोर्ट इनिशिएटिव बनाया जिस पे हमने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स किए। तो अब फाइनली इन द एंड हमने एक मिड कोर्ट कैफ़े बनाया है जो कि Okay. पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ पे प्लेयर्स फूड, लाइव कुकिंग, इस तरह की चीज़ें कहाँ होती पे हैं। ये पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में, आप लोग ज़रूर आए नेक्स्ट टाइम। We would love to visit और that. अब मैं हम जरा फाइनली जानेंगे एथलीट क्या खाते हैं। ज़रूर आए आप। और सामुल हक कुरैशी अब हमारी प्रेसिडेंट हैं, तो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे जो है ना वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया हुआ है। इससे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये ऐसा कैफे भी होना चाहिए कि एंकर्स क्या खाएं, सही बात है। वैसे मैं दिमाग हमारी तेज करने के लिए। हमारी भी डाइट होती है, nobody cares। नहीं, मैं आपको कहूँगी कि मैं बल्कि सोची थी कि आपका एक प्रोग्राम जो है ना आउटडोर होना चाहिए हमारी कैफ़े में। तो We'll do दैट्स it. वेरी इंस्पायरिंग। आप लोगों को मतलब सारी वो इंशाल्लाह। खुराक मिलेगी जिससे दिमाग तेज ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। वक्त चलें जी, thank you so बड़े much. मजे की गपशप हुई। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपने परेशान नहीं होना इसको देख के, ये वुल्फ सोच रही है हूँ ये लेकिन क्या है, कुछ और नहीं ये कहता। असल नहीं है, ये बता दें सबको। असली नहीं है, असली नहीं है। सो ये है जी वायर आर्ट। अब नॉर्मली वायर आर्ट से मुताल्लिक कुछ लोग तो जानते हो कि दुनिया में काम तो है, लेकिन वायर आर्ट से स्कल्पचर बनाना ये काम दुनिया में ना होने के बराबर है। सो पाकिस्तान के वाहिद वायर आर्टिस्ट हैं जो कि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम उनसे इससे मुतालिक बात भी करेंगे, उनके शौक से मुतालिक एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे शौक डेवलप हो। लोग तारों से बातें करते हैं, तारों से खेलते हैं, खेलते खेलते मुजस्मा बना देते हैं। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह किए हैं और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में भी हैं। सो कैसे इनका शौक है कि 10 साल से एज अ वायर आर्टिस्ट ये काम कर अपना नाम बना रहे हैं इस फील्ड में। मोहम्मद अली हसन ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? ठीक है। ग्रेट, ज़बरदस्त। ये मेरे पास है, कोई मसला तो नहीं है, कुछ कहेगा तो नहीं ना मुझे? नो ट्रेंड है जी, इट्स अ ट्रेंड वुल्फ। अच्छा, ये थोड़ा बताएं कि वायर आर्ट एग्जैक्टली क्या चीज़ है? बस तारों को इस तरह से जोड़ देना या प्रॉपर कोई इसकी स्टडी है, कोई पढ़ना ट्रेनिंग पड़ता होती है? है क्या? बेसिकली स्कल्पटिंग जो है वो बहुत सारे मीडियम्स और मटेरियल से होती है, क्ले से होती है, प्लास्टिक से, बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो वायर एक ऐसा मीडियम है जिस पे पूरे इंटरनेशनली इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था वायर स्कल्पटिंग के अंदर। तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। मेरा होता है कि मैंने कुछ मुख्तलिफ करना है और जिससे पहचान बन सके। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो वायर क्योंकि मेरा शौक़ है आर्ट वर्क, तो उसमें वायर एक मीडियम ऐसा था जिस पे काम कोई नहीं कर रहा था। तो आई थॉट कि मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुआ इसमें। और वैसे काम के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो काम आपका बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मुनफरिद किस्म का है। बिकॉज वायर से हमने अक्सर देखा है लोगों को चीज़ें बनाते हुए, कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली ये बनाना ये वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बल्कि वो भी दिखाया ना कितना सलीम, टाइम आपके लगा? राइट साइड पे। हाँ, मैं ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें जी, ये प्यारी सी लकड़ी है और इसके ऊपर जो है ये ट्री क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब ये देखने वालों को शायद बहुत, क्योंकि कैमरे की नज़र से ना आपको लग रहा होगा कि शायद ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि Very एक complex. ट्री क्रिएट कर दिया, बट ये देखें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लग रहा है वाकई में कि अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग है। ये कितने टाइम में बनता है तकरीबन, अगर आपके ट्रेनिंग हो? या श्योर। इसमें तकरीबन जो है एक नॉर्मल ट्री साइज़ जो जितना ये मिनिएचर है सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ में कंसिडर किया जाता है जो वायर ट्री है। सो तकरीबन इसमें तीन दिन लग जाते हैं इसको एक ट्री को बनाने के लिए, अगर आप डेडिकेटेडली ट्री के ऊपर ही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये एग्जैक्ट मटेरियल क्या है? ये जो लोहे की तारें हैं? जी, मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स यूज़ होती हैं इसमें। कॉपर वायर भी होती है, ब्रास भी होती है, स्टेनलेस स्टील भी होती है, लेकिन मोस्टली मैं स्टेनलेस स्टील को प्रेफर करता हूँ जस्ट बिकॉज लाइफ उसकी बेहतर है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, नॉन रस्टिक होती है। और क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे, अब इस प्रोजेक्ट पे कम से कम मेरे 5 महीने लग गए। ओके, और 5 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करके अगर वो कभी खराब हो जाए ना अपने से, ताकि ना बोर ना हो जाए। तो इसमें तकरीबन जो है 5 मंथ्स लगे। अब 5 मंथ्स के इतना टाइम स्पेंड करने के बाद और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद, क्योंकि तारे हाथों में घुसती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है। यही बात कहती है, हाथ जी, मेरे हाथ काफ़ी जो है ना वो सुराख आप देख रहे होंगे, मेरे फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते।
तो आप ये तो बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट tough करवाते होता हो, बायोमेट्रिक तो होती नहीं होगी। है। बायोमेट्रिक पहले ये वाली फिंगर, अभी मैंने रिसेंटली अकाउंट ओपनिंग करनी थी तो आई हैड टू यूज माय रिंग फिंगर राइट हैंड। तो फॉर्चुनेटली ये चल गई आफ्टर अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, बहुत सारी अटेम्प्ट्स करने के बाद। वाकई ये तो मतलब मुश्किल से ज्यादा, ये तो बहुत पेनफुल किस्म का आर्ट है। जी जी। ट्रेनिंग के बाद भी आप इस चीज़ को, जाहिर है टेक्निक के बावजूद भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपके हाथ जख्मी होने ही होने। जी बिल्कुल होने ही है, वो तो उससे आप बच नहीं सकते, बच सकते। और ना सिर्फ हाथ बल्कि बाजुओं तक और समटाइम्स नेक तक, क्योंकि वायर स्विंग करके आती है तो बहुत जगह लगती है। ओके जी जी। बड़ा खतरनाक काम है ये जो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पर वो कर रहे हैं, 10 साल से माशाल्लाह कर रहे हैं। थोड़ा अपने एग्जीबिशन से मुतालिक भी बताएं कहाँ कहाँ एग्जीबिशन आपने की और क्या क्या अभी तक आपने शोकेस किया अपना काम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली एग्जीबिशन ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे थी, PNCA, माशाल्लाह। और पाकिस्तान का सबसे रिनाउंड जो है बेसिकली आर्ट प्लेटफॉर्म है। तो और उसके बाद बहुत सारी और गैलरीज हैं, एजाज गैलरी है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन गैलरीज इन पाकिस्तान। तो और उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल गैलरीज के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इस लेवल तक चला जाऊंगा, बट अब मुझे खुद पे एतमाद बहुत ज़्यादा था। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव और एम यही था कि पाकिस्तान को बेसिकली दूसरी दुनिया के अंदर मनवाना है कि वायर आर्ट की फील्ड के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पे है। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल ही 100% दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेशनली जो है जो आर्टिस्ट हैं वो मेरे साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वायर एक ऐसी डिफरेंट मीडियम है कि इतने बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि जहाँ पर ये वायर आर्ट आपको सिखाई जा रही हो। अच्छा, स्कोप के पर्सपेक्टिव से भी अब शायद लोगों का रुझान इसलिए नहीं भी यहाँ पे होता है, या ट्रेनिंग सेंटर्स उस तरह से नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है। सो क्या वाकई आप देखते हैं इस तरह से कि वाकई इसका स्कोप नहीं है अगर कोई प्रोफेशनली इसको कैरी करना चाहे? स्कोप के हवाले से अगर देखा जाए तो आर्ट बेसिकली उसका स्कोप तो पूरी दुनिया के अंदर होता ही है। बहुत सारे लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि हम ये चीज़ बना लेंगे, पता नहीं, इसको एज ए प्रोफेशन लेना और एज ए पैशन लेना बहुत डिफरेंट है। अगर आपका काम जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है और आपके काम में पोटेंशियल है तो डेफिनेटली पूरी दुनिया उसको सराहेगी, आपने बस मेहनत करनी होती है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो वायर आर्ट का तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और जितना अप्रिशिएट करते हैं गैलरीज वाले, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। उसमें बड़ी वजह शायद ये भी तो है कि लोग नहीं है ना इस काम में, आप जैसे आर्टिस्ट हैं ही नहीं, बहुत कम है, गिने चुने। आपने खुद जिस तरह ब्रेक में भी हम बात करते हैं, दुनिया में शायद 2-3 ही हैं जो कि इस लेवल पे काम कर रहे होंगे। जी, हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर 2 तो हैं जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड है तो मेरा इंटरेक्शन इनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं और इंटरनेशनली भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे स्कल्पचर्स हैं और ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुझे अभी जो है बहुत सारा कुछ इनोवेटिव करना है। अच्छा, किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं? जिस तरह अभी तो आपने वुल्फ बनाया, आपने ज़रा बहुत सा काम दिखाया होगा, बट ऑर्डर्स नॉर्मली किस तरह के आ रहे होते हैं? बहुत सारे तो ये है कि जैसे इंटरनेशनल फिगर्स हैं, उनके स्कल्पचर्स हैं, फेस का स्कल्पचर हो गया या हाफ बॉडी स्कल्पचर्स हो गए। फिर उसके अलावा जस्ट किसका बनाया है? अभी तो मैंने 2-3 स्कल्पचर्स बनाए हैं। ओके जी जी। नाम नहीं बता सकते नाम उसका जो है वो क्योंकि वो क्लाइंट को ऑर्डर था तो नहीं, हमें लगा कोई अच्छा कोई फेमस हो, हमें लगा कोई रीनोन्ड है शायद, हमने इसलिए पूछ लिया। अच्छा, अब जब हम कहते हैं ग्रैंड लेवल पे यू नो बहुत बड़ा स्कल्पचर कोई बनाना, तो उस पर भी तो आपने काम किया। सबसे बड़ा स्कल्पचर किसका बनाया और वो कहाँ पे है अभी? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो स्कल्पचर था वो ग्रीक आर्चर स्कल्पचर था, जिसको बाद में सिनफे-आन का नाम दे दिया गया। तो लेडी है बेसिकली, शी इज़ होल्डिंग द बो एंड एरो इन हर हैंड्स। तो वो मैंने बनाया 2022 का वर्ल्ड बिगेस्ट ह्यूमन वायर स्कल्पचर था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड 2024 के अंदर मैंने बनाया फिर उससे भी बड़ा बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह करंटली भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको मैं डिस्कस भी कर रहा था। तो वो प्रोजेक्ट जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 months कंप्लीट होगा और मीडिया पे भी प्रोजेक्ट होगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो इतना सपोर्ट करते हैं और लाइक आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं।
तो उससे थोड़ा सा काफ़ी इसके हेल्प कॉस्ट पे मिलती भी है। आते हैं, जिस तरह अभी वुल्फ का जो स्कल्पचर आपने बनाया है, आई थिंक कोई 17-18 किलो का तो होगा, जी जी। इतना तो होगा। इसमें कितना वक्त लगता है और ये कि इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है? अगर कॉस्ट का देखा जाए तो आर्ट मटेरियल्स में कॉस्ट कभी भी मैटर नहीं करती। जी ठीक जी। है, आपका तो, आर्ट मैटर कर रहा है। आर्ट मैटर करता है, उसके ऊपर नहीं, खरीदने बेसिकली वाला तो- आइडिया मैटर करता है आपका। और आर्ट के पैसे देगा मैं ना? नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ कि आर्ट के पैसे भी आपको जितना बजट इंटरेस्ट है, बट आपको अपनी पॉकेट तो देखनी होती है ना कि एग्जैक्टली कितने का है। वैसे जनरली अगर देखा जाए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, आई हैव टू सेल माय आइटम्स, तो वो जाएंगे, रेवेन्यू आएगा, मुझे बिल्कुल ऐसे ही मटेरियल है। खरीदूंगा और बनाऊंगा, क्योंकि और तो कोई नहीं, I'm sure सपोर्ट ये बहुत नहीं है। महंगा लेकिन होगा, मैं इसलिए अगर पूछ मैं रहा हूँ, ये वुल्फ कितने का है? जी, ये वुल्फ ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट है 1 मिलियन है, लाइक प्राइस इसकी 1 मिलियन। या खुदा, मेहनत है ना सबीन, इट्स मैं नॉट जस्ट द यही बात मटेरियल, कह इट्स रही द हूँ कि- आइडिया, इट्स द एफर्ट, इट्स द डे एंड नाइट्स, और हाँ जो उनके बायोमेट्रिक की मामलात ख़राब हो गए हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व मैं है। यही बात कर रही हूँ कि ये मतलब बहुत मेहनत का काम है ओवरऑल, और जब मेहनत इन्वॉल्व होती है तो ऑब्वियसली उसके लिहाज से उस मेहनत के पैसे भी होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा आप देख रहे हैं कि तारें ही तो लगी हुई हैं, इसमें ऐसी क्या बात तो है, लगा लो खुद ही। तारों को लगाना खुद लगा लो वाकई में खुद लगा लो। हमसे 2 तारें नहीं जुड़ती घर की। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताएं कि जब हम बात करते हैं इसके फ़रोग़ से मुतालिक, तो आप कुछ सिखाते भी हैं, यानी यूट्यूब पे या कहीं और, कि कोई सीखना चाहे अगर आपसे, आपका शागिर्द बनना चाहे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी हैं कुछ स्टूडेंट्स Okay. हैं जिनको मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी स्किल है कि जिसको सिर्फ मैं अपने तक महदूद नहीं रखना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो हमारा दौर है उसमें एक नहीं मल्टीपल वायर आर्टिस्ट देखें, और उसके अलावा बहुत सारे और मीडियम्स भी हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे टायर की स्कल्पटिंग है, टायर के साथ स्कल्पटिंग, जो आपके स्क्रैप टायर्स होते ओके, हैं। गाड़ी का टायर आपका ख़राब हो गया, खराब हो आप वो गया। टायर उतरवा के क्या करते हैं उसके साथ फिर? बेचारे टायर उसको के काट के उसके चीथड़े उड़ा के उससे हम स्कल्पचर्स बनाते हैं। Okay. दिस इज व्हाट वी डू। वेरी Wow. इंटरेस्टिंग, जी। ये बड़ी डिफरेंट ये चीज भी है। बहुत डिफरेंट बात है। यस, ये जी। कहीं पर हो रहा है, आपने कहीं पर देखा है या अपना आइडिया है? जी, टायर के स्कल्पचर्स बिल्कुल हैं, लेकिन अगेन टायर के अंदर भी आपको बस गिने चुने 1-2 आर्टिस्ट मिलेंगे कि जो टायर के साथ स्कल्पटिंग कर रहे हैं। चाइना के अंदर मैंने 2-3 आर्टिस्ट हैं मेरे, उनके साथ लाइक आई हैव गुड हेलो हाई विद देम। ओके, वो काम तो कर रहे हैं। वो इस पे काम कर रहे हैं, उनसे डेफिनेटली, क्योंकि इट्स गॉड गिफ्टेड, मैंने किसी से सीखा नहीं है, तो मेरे सीखने का पैटर्न यही है कि ओपिनियंस और उसके अलावा सजेशंस लेता रहता हूँ, और उससे अपने काम को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप मेरे टायर के स्कल्पचर्स भी देखेंगे Wow. ह्यूज साइज में। वेरी नाइस। ह्यूज साइज में। तो जी, ह्यूज साइज में स्कल्पचर्स देखेंगे कोई ट्रैक्टर का इंशाल्लाह। टायर तो नहीं पकड़ लिया आपने? सोच रहा हूँ ट्रैक्टर टायर बेसिकली उस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है टायर के साथ हैंडल करना। Yes. बहुत मुश्किल बहुत जॉब tough है, है। बहुत टफ जॉब है, क्योंकि उसको कट करना ही एक इटसेल्फ एज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। तो उसमें बेसिकली मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो मोटर बाइक्स के टायर्स होते हैं, ओके और बाइसिकल के टायर्स होते हैं। ओके, इजी टू तो- हैंडल, जी, इजी टू हैंडल। बस घर में जिसकी भी बाइक शाइक के टायर खराब वो हो आपको तो बस पहुंचा दे। बस खोल के उसको काट के हम खुद ही अच्छा, उसको और उसमें भी ज़ाहिर है रिस्क utilize भी, करेंगे। उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है ना वायर्स के नज़र, वायर लगती है और वो थोड़ा सा सेफ होता है एज कम्पेयर टू वायर्स, ये भी कहा जा सकता है। जी, cost भी बिल्कुल कम आप कह होगी फिर। सकते हैं कि वायर से तो कंपैरेटिवली कम हो आसान है, जाएगी। कम उसमें जान अच्छा। जोखों का काम कम है। अच्छा, वैसे ये है कि देखें अब ये सामने हमारे है ये वुल्फ, तो बड़ा अपीलिंग लग रहा है, शुएब उसको बोर नहीं होने दे रहे, बड़ा नहीं, ख्याल मैं रख रहे actually हैं उसका, उसको फिक्र ना साथ कीजिएगा, मालूम बड़े कर रहा हूँ। सेफ हैंड्स में, ठीक है? जी जी। तो कौन? अब वुल्फ ऑब्वियसली। अच्छा, अब ऐसे में डिजिटल कितना आपको फ़ायदा देता है? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि आपको पिक्चर बनानी है एंड देन आपको उतना ही अपीलिंग उसको डिजिटल मीडिया पे भी दिखाना है, क्योंकि अगर आपने इतना अपीलिंग ना दिखाया, लोग कैसे ऑर्डर करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा? सो ये फोटोग्राफी स्किल्स भी आपको साथ साथ सीखनी होती होंगी। एग्जैक्टली। मुझे तो अब ये शक पड़ा कि आप भी आर्टिस्ट हैं क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें ये होता है कि आपको जितना अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत चीज़ बना दी, और जब तक आप उसको अच्छे तरीके से उसकी पिक्चर्स लेके उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो जो इवन दिखता है वो के दिखता आर्ट है। का बायर है वो भी नहीं उसको ऐसे ही है। अंडरस्टैंड कर सकेगा। और क्योंकि आर्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, अब आप इसके विस्कर से लेकर आप इसकी
जो मेन है उससे लेकर आप इसका जो जितना भी स्ट्रक्चर है अगर आप उसको देखें, इसकी टेल की डिटेल्स देखें, लेकिन आंखें बहुत खाली खाली सी हैं उसकी। हाँ, तो वुल्फ की आंखें डीप होती हैं ना ऐसी। डीप, ओह मेरा इतना इनकाउंटर नहीं हुआ ना वुल्फ से। पिक्चर मैंने भी पिक्चर्स में देखा है, एनकाउंटर मेरा भी नहीं हुआ, बट उसकी आपका असली वाला भी है आंखें ना? तो होती हैं। जी वो अभी बस एक पप है उसका Okay. जो है बस देखभाल उसकी ओके, जो है, आप उसे टेम कर रहे हैं। बस इस कोशिश में है कि अगर टेम हो जाए तो उसको अडॉप्ट किया तो जाए। ऐसे ख्याल रखने जैसे भी शोएब रख रहे हैं इसका, हो गया फिर टेम, सहला रहे हैं बार बार उसको, हो गया टेम फिर। है ना? सही बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्त आपका काम है। और आपका भी शुक्रिया आने के लिए। आपका भी शुक्रिया आने के लिए। और ये दोनों, इनको हम कुछ कह नहीं सकते जो इस वक्त It's my हैं। लोग pleasure. समझ रहे होंगे ये दोनों में किसको कह रही हूँ, यहाँ पे कोई जिन्नात नहीं है। ट्रीज की बात हो हम रही है, ट्रीज की बात कर रहे हैं, मिनिएचर, है ना? बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आज एक ऐसे ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जो कि पहाड़ों को सर करने के मिशन पर हैं। अच्छा, बड़े एक सीक्वेंस से वो चलते आए हैं पिछले कई सालों से। अगर हम देखें, वो चाहे फिर राकापोशी हो, वो चाहे नागा पर्वत हो, वो चाहे ब्रॉड पीक हो, और फिर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 जो कि बहुत मुश्किल है, उन्होंने वो भी सर की। और अब अगला मिशन है उनका दुनिया की बुलंद तरीन चोटी विच इज़ माउंट एवरेस्ट, उसको सर करना वो चाहते हैं और ज़ाहिर है उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं। तो आज हमें वाजिदुल्लाह नगरी ने ज्वाइन किया है इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वाजिद भाई, ब्रेक ली हुई है आपने अगली प्लानिंग से पहले? नहीं, ब्रेक तो नहीं है। जैसा समर में, जैसा इस साल मेरा G2 का था, मैं Okay. G2 मैंने क्लाइंब की और कामयाब नहीं हुआ। हर दफ़ा तो आसानी से नहीं होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ कश्मीर में कोई सर्चिंग वो काम था, उसके लिए चले गए। उधर से फिर वापस आके घर चले गए। घर से अब दोबारा आए हैं कि अब तैयारी कर ले एवरेस्ट के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि इस साल एवरेस्ट मार्च में चले जाएं। भाई साहब, वेदर का नहीं कोई इम्पैक्ट होता? सर्दियों में तो ज़्यादातर नहीं रुझान होता नहीं, बीमारी के perspective से। नेपाल के अंदर जो सुप्रीम कहते हैं उसमें क्लाइंबिंग अच्छी होती है, क्योंकि समर्स में यहाँ होती है, विंटर में और सुप्रीम में नेपाल में होती है। हर जगह जरा अपना मौसम है और मौसम अपनी थोड़ा सा एक उसकी विंडो होती है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने G2 की बात की अभी, जो आप सर करने की ख्वाहिश आपकी थी और लेकिन वो नहीं हुई, मैं इसलिए सवाल रख रहा हूँ कि ठीक है, हम समिट की बात तो कर रहे होते हैं, हम कामयाबी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें चैलेंजेस बहुत सारे दरपेश आपको होते हैं। और समटाइम्स किसी मिशन का फेल हो जाना, क्या वो आपको बहुत डिमोटिवेट करता है? इस पर्सपेक्टिव से मैं सवाल आपको रख रहा हूँ, क्या हुआ? G2 क्यों सर नहीं कर पाए? व्हाट वेंट रॉन्ग? एक्चुअली ये है कि बेसिकली ये जो आपका सवाल है बहुत बेहतरीन है। एज किसी भी क्लाइंबर्स के लिए आपको फ़ैसला करना आना चाहिए। पीक इतनी अहम नहीं है जितनी आपकी लाइफ अहम है। बिल्कुल। तो इससे पहले जैसे रकापोशी पे थोड़ी सी हमसे मामला तो जज्बात में आ गए, तो वेदर को नहीं देखा, चले गए, हम स्टक हो गए 3-4 दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आ गए। यहाँ पर इस तरह था कि हमारी रोटेशन वगैरह सारा कुछ हो गई थी। कैंप 1 लग चुका था, कैंप 2 लग चुका था, मतलब सारी टीम तैयार थी अटैम्प्ट के लिए, मतलब आखिरी पुश के लिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि कैंप 2 के बाद मेरी सेहत मेरे साथ नहीं दे रही है, तो कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। होने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, इस तरह मैं जाऊँगा थोड़ा सा मेरे लिए रिस्क नज़र आ रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि जब तक मेरे अंदर एनर्जी अभी है तो मुझे वापस जाना चाहिए दोबारा अटैम्प्ट के लिए, अगर मेरी सेहत ठीक रहती है। क्योंकि मैंने वहाँ से फ़ैसला किया, यह बहुत मुश्किल काम होता है। आप उस पॉइंट पे जाते हैं, 8000 की पीक है, तकरीबन 7000 के करीब है, आपका कोई 1500 मीटर आपका रहता है, और एक ही गो में आपका समिट होना है। वहाँ से आपने पैसे इतने लगाए हुए हैं, 18-20 लाख रुपए एक पाकिस्तानी ने लगाए हुए हैं, तो वहाँ से फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है? बहुत तकलीफ हमने कुछ बड़े कम माउंटेनियर्स, जैसे शुएब ने भी जिक्र किया, कि जो एक्चुअली वापस आए हों, वरना अक्सर हम अनफॉर्चुनेट खबरें भी सुन रहे होते हैं स्टक होने की भी, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी होती हैं। किन फैक्टर्स को देखते हुए फैसला करते हैं? एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है।
इस साल अगर ये लास्ट ईयर कोई यहाँ पे कोई EV K2 CNR और कोई इटालियन कंपनी है उन्होंने मिला के कोई ट्रेनिंग रखा हुआ था, इस उम्र में मैं ट्रेनिंग ले लेता हूँ, तो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाया। अगर मैं लास्ट ईयर वो ट्रेनिंग नहीं करता तो शायद इस दफ़ा मैं फिर वही हरकत करता, चलो यार थोड़ा सा मेरी तबीयत सही है, मैं ज़रा करके आ जाता हूँ। बेसिकली हमारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। जो हाइटट्यूड गाइड्स है या पाकिस्तानी क्लाइंबर्स हैं, हमारी कहीं लर्निंग हुई ही नहीं है किसी इदारे ने या किसी गवर्नमेंट साइड से या कोई ऐसे जो स्कूल किया हो। आप लोगों ने बेसिकली एट योर ओन किया है, एक्सपीरियंस बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। तो अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग्स हमें मिल जाए तो प्रॉपर तरीके से स्कूल हो तो डेफिनेटली इस तरह के हादसात से भी हम बच जाएंगे, जाने बच जाएं, जाने बच जाएंगी। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं चंद्रू से पहले पढ़ रहा था K2 से मुतालिक, आई डोंट नो मेरे सामने K2 से मुतालिक चीज़ें आजकल ज़्यादा क्यों आना शुरू हो गई शायद हैं। इशारा है कि आप भी कर सकते हैं। नहीं, मैं तो उसकी बेस कैंप तक भी नहीं जा सकता। नहीं, It's क्यों नहीं very जा tough. सकते? ना, I नहीं can't जा do सकते। that. ट्रेनिंग की बात होती है। It's very आज भाई tough. साहब जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप भी जा सकती हैं। ये तो हो आई है जा K2 बेस कैंप से, नहीं, मैं बेस नहीं जा कैंप पे जाना सकता। तो K2 सर करना बड़ी मतलब एक नहीं, goals बेस apart, कैंप इज वन but- स्टेप ना, सभी आप सोचें वैसे K2 नहीं, सबमिट करने वो की। स्टेप तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती। हम लेकिन कह आप सकेंगे कर कि सकते जी हैं। पाकिस्तान की पहली मॉर्निंग शो होस्ट जिन्होंने K2 सर कर लिया। नहीं, मुझे निकलवाना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है सवाल तो आपका। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मैं पढ़ रहा था K2 से मुताल्लिक, उसकी पूरी हिस्ट्री से मुताल्लिक कि कैसे उस पर कोशिशें होती रही सर करने की और कैसे फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद जाके कहीं K2 सर हुआ था। और बहुत से लोगों ने K2 से मुताल्लिक ये राय भी कायम कर ली थी कि K2 कैन नेवर बी समिट, की बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि K2 कभी समिट होगा, कि इतना मुश्किल था। चूँकि ज़रा इनिशियली आपको रास्ता ही मालूम नहीं था ना किस साइड से आपने समिट करने पे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हुई। अब तो हम बाकी ये देखते हैं जब समिट का सीज़न होता है कि लोग लाइन से जा रहे होते हैं, विच इज़ गुड, कि अब ज़रा बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब ईजी इन अ सेंस रुझान कि हो गया। हमारे लिए फिर भी बहुत मुश्किल, लेकिन करने वालों की कुछ बेहतरी अंदर आई है हौसला उसमें। आ गया। हौसला भी आ गया। सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज मुझसे K2 को जब आपने सबसे पहले देखा, यानी मैं बात आपके शायद बचपन की कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम आप K2 को सुनते हैं, आप देखते हैं, देन बेस कैंप से जाए K2 को देखना और फिर ये ख्वाब से जाना है K2 सर करना है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, वन ऑफ द टफेस्ट, रादर टॉप ऑफ द टफेस्ट। क्या सोचते थे उस वक्त के K2 ये सामने K2 है, मुझे समिट करना है? ये कोई आसान मतलब सोचना ही K2 के सामने खड़ा हो के कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि K2 एक ऐसा पहाड़ है, वो टॉप टू बॉटम ही आपके साथ खेलता है। वहाँ पता नहीं चलता है कि आप एवलांच कब आना है, पत्थर कब गिरना है, आपके पैर कब स्लिप होना है। बल्कि एक जगह है बोतलने के बारे में तो आपने सुना होगा, वहाँ पर एक सड़क है, अगर हो सकता है वो 10 सेकंड में वो गिर जाए, हो सकता है वो 10 साल में भी ना गिरे। अगर वो गिरता है तो मेरे ख्याल से फिर वही एक अच्छी मुहिम जोई के अलावा K2 फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि अच्छा। हाँ, इस तरह बिल्कुल सड़क, क्या चीज़ है? बोतलनेक की बात कर रहा हूँ। बोतलनेक। अच्छा, वो आपको लग रहा है कि वो चाहे 10 सेकंड में गिर जाए या 10 साल में अच्छा, वो ऐसा है, वो ऐसा है जो बोतलनेक जो जिस रास्ते से अभी सर हो रहा है, एंड द टफेस्ट पैच, द बोटलनेक, उसकी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल उसी का। हो सकता है वो 10 सेकंड में गिर जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन वो गिरना है। गिरना तो है। पीछे से पूरा सड़क है, मतलब कोई 10-15 फुट की ऐसा सड़क है। ओके। तो अब वो गिरता है तो फिर K2 फिर नहीं सबमिट कर सकते होंगे कोई भी। बहुत ही मुहिम के बाद कोई नया रास्ता तलाश करना पड़ेगा। नया रास्ता तलाश करके भी हो सकता है। तो K2 बहुत डेंजरस अच्छा, पहाड़ है। बॉटलनेक तो वैसे भी कहते हैं ना कि वहीं पर आकर जो स्टक होता है वहीं से स्टक होता है, जो अगर वहां तक उसने उसको पार कर लिया तो उसने K2 सर करना आसान उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर जैसे वॉकिंग है, 200 मीटर है, उसके ऊपर ना आप गिर सकते हैं बिल्कुल आराम से। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं, बिकॉज हम हमेशा जिक्र कर रहे होते हैं बॉटलनेक का, K2 का, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की दिखती है बॉटलनेक, किस तरह का वो ट्रैक होता है, किस कितना तरह रास्ता, से कितना गुजरना लंबा होता रास्ता है, है, कितना कितने- वक्त लगता है? हाँ। आप तो ग्लेशियर पे चलिए, जब ग्लेशियर पे आप चलती हैं तो ग्लेशियर के नीचे से आवाज़ें आती है, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा है कि बोतलनेक पे जब बिल्कुल सामने इस तरह जाके जब ट्रेवल्स लेते हैं तो आप जो नीचे बर्फ़ पे चलते हुए महसूस करती है, वो कानों में इधर से आ रही होती है, और साथ में वो टूट भी रहा होता है, कभी आपके साइड से निकलता है, कभी हेलमेट से लग जाता है, यानी बहुत खौफनाक है। और वो टाइम क्या होता है, अमूमन वो टाइम होता है सुबह कोई 3 से लेके 7 के दरमियान वो क्रॉसिंग की टाइम होती है, और ठठरती सर्दी और ऊपर से बर्फ़ गिरना। अगर मौसम ख़राब हो गया तो वहाँ ऊपर से बर्फ़ नहीं
बढ़ती है, वो हवा की वजह से नीचे से दाएं बाएं से इस हर तरीके तरफ से अच्छा, चलती है। एक जो हवा में सिर्फ ग्लेशियर की हवा बताऊं तो जब वहाँ पे हवा चलनी शुरू होती है तो वो ये हवा नहीं है जो आप यहाँ पे फील करते हैं, वो हवा है कि जहाँ पे आप अपना बॉडी वेट आपको मेंटेन करना पड़ता है, और अगर आप मेंटेन नहीं करें और आप किसी कॉर्नर पे हैं तो आप खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। So, वो जो हवा है उसमें वाकई वो आपको बताती है कि आपका स्टेमिना है एंड यू हैव टू होल्ड समथिंग, वो इतनी तेज़ होती है। और मैं वही इमेजिन कर रही हूँ कि आप और पीक पे जाते हैं, सो जस्ट इमेजिन कि कितना मुश्किल होता होगा अपने आप को कैरी करना, इक्विपमेंट है आपके साथ। बस आपका मिशन के सामने अवल अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई भी याद नहीं आता है वहाँ पे। इवन आपके बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, किसी को भी याद, कोई भी याद नहीं आता है। बस आपके साथ आपके रब आपके साथ है, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, किसी भी उससे है, हर कोई बस अपने हिसाब से अपने रब को याद कर रहा होता है, और अपने मिशन के अलावा दूसरी कोई बात एक दूसरे से कर भी नहीं सकते। अपने साथ जो साथी होते हैं ऊपर जाके समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ जो आगे पीछे था वो किधर है। ठीक है, आगे कैंफोर में पता चल जाता है कि यार आपने किस टाइम पे सबमिट की हुई है, अगर तस्वीर में साथ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता चल जाता है। मेरा एक दोस्त है अशरफ सतपारा, यहाँ आया भी था पिछले दिनों में, तो हमारी अमूमन में उसके साथ मजाक भी करता हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल थे, उसका एक मोबाइल जो है वो क्या कहते हैं चार्ज नहीं था। मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, शायद उसको और भी बुरा लगे तो मैंने उसको मोबाइल दिया, दे के मैंने कहा कि यार इस तरह कर लो, आप तस्वीरें खींच के मेरे पास 2 मिनट रास्ते में, अगर आप मेरे से पहले जाते तो आप मुझे मोबाइल वापस कर देना। ठीक है, ऊपर गया, वापस कब हमने एक दूसरे को क्रॉस किया ना उसको पता चला ना मुझे पता चला। तो अब मेरे पास जो मोबाइल था मैंने अब गले में डाला हुआ था। अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने मोबाइल कहीं पे वो लूज़ किया है ना। फिर टेंशन में मैंने हाथ इस तरह किया तो वो डोरी मुझे नज़र आई। अंदर से मोबाइल निकाली, तस्वीरें वरना न ले पाता। नीचे आके उससे पूछा, यार आपने मुझे मोबाइल नहीं दिया? कहते यार मुझे ऐसा लगा कि आप रास्ते से वापस चले गए, मुझे नज़र ही नहीं आए। और मास्क लगाई हुई थी तो पता ही नहीं चला कि मतलब। अच्छा, जब आप ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ होता है इसी तरह, बिल्कुल उसी रास्ते से उतर रहे उसी रास्ते, एक ही रस्सी है। लेकिन गपशप नहीं लगाते, किसके पास टाइम होता है गपशप लगाने के? वो होता है ना, जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली किसी रास्ते पे चल रहे हो, जाइएगा चाय शाय पी के, पूरी जो पार्टी होती है नॉर्मली उतर किसी रास्ते पे, जैसे ट्रेल 5 कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हो ऊपर, तब रास्ते में हाँ भाई सुनाओ क्या हाल चाल, ठीक ठाक, अच्छा कितना रास्ता रहेगा, ये वो, और सुना जिगर ठीक ठाक है। मैंने यही कहा कि केटू में क्या चक्कर था, आप उतर रहे तो आप पूछते भी नहीं कुछ, थम्स अप, कोई इशारा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ट्रेल 3 में अगर कोई थका हुआ बंदा उससे पूछे तो उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा। वाकई में वहाँ पर भी वही हाल होता है, गुस्सा आ रहा होता है, बोला नहीं जा रहा होता। बिल्कुल। अच्छा, किसी को ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी को इनकरेज कर रहे हो, कोई थक रहा हो, या किसी को बकअप कर रहे हो कि हौसला दे रहे हो कि आप कर सकते हैं? कोई टाइम ही नहीं है किसी को हौसला देने का, ना टाइम है, ना किसी को करने की टाइम नहीं है। हर बंदे की अपनी पड़ी है। हाँ, अगर आपके साथ काम करने वाला कोई बंदा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी के साथ कोई क्या कर रहा है उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। इवन मतलब डेथ जोन के अंदर जब चले जाते हैं तो फिर वही बात है, आप एक कनेक्शन ऊपर है, दूसरा आपके काम के साथ है, और कुछ भी नहीं है, तीसरी आपके खाने पीने की कोई चीज़ें हैं तो वो आपने संभालनी है। दिल करता है केटू पे जब जा रहे हैं, एक तो भूख वाला एलिमेंट भी मैंने सुना कि उस तरह की भूख नहीं लगती, लेकिन ज़रा आपका पैशन होता है, आपको बस होता है कि आपने सबमिट करना है। लेकिन फिर भी कोई फूडी बंदा भी होता है ना, दिल करता है मैं ये भी रास्ते में खा लूँ, वो भी खा लूँ, ऐसा होता है? फूडी बंदा खा लेता है। अमूमन ये होता है कि मतली सी होती है, मतलब जो, फिर वही ट्रेनिंग की बात करूँ, पिछले साल ही मुझे पता चला कि मतलब वो जो सिम्टम्स जो होते हैं उसकी जब वो हो तो ये करना है, उस तरह काम करना, हाँ क्या करना है, तो उसको हम पहले इग्नोर करते रहे। अब लेकिन थोड़ी अवेयरनेस आ गई, अभी अवेयरनेस आ गई है। तो वो सिम्टम्स जब आते हैं तो जैसे पानी की नीड है तो सर में दर्द है तो पानी की नीड है तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। फिर खाने की इसी तरीके से जब चीज़ें करते रहते हैं तो बस साथ साथ। तो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की बात कर रहे हैं कि उसकी ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आपको हो रही होती है,
आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग पेल हो जाते हैं, कुछ को नौजिया शुरू हो जाता है, कुछ को सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी बाज़-औक़ात लोग कर जाते हैं जो कि उस दौरान आपको नहीं करनी होती। आपको बड़ा केयरफुल रहना होता है कि ये स्टेप आप ले सकते हैं और ये स्टेप आप नहीं ले सकते। अक्सर शुएब हमने ये देखा है कि लोग अगर जाते हैं, कुछ हवा लगी, एकदम टोपी उतार दी और कुछ ऐसा खा लिया या ऐसा कुछ कर दिया, सो उससे भी हम देख रहे होते हैं कि वापस आके आपकी ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन और खुदा ना खास्ता कॉमा तक भी लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे सिचुएशन तक लोग पहुंच पा रहे होते हैं। सो ये ट्रेनिंग, आप बिल्कुल ठीक बात करें कि जो भी जाता है उसकी ट्रेनिंग होना इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास सर्टिफिकेट हो एंड देन आपको लाइसेंस इशू किया जाए उस सर्टिफिकेट की बेस पे, बिल्कुल देन आपको आगे जाने दिया बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारे पास इदारे नहीं है इस मुल्क के अंदर। अल्पाइन क्लब है हमारे पास। जब अल्पाइन के पास हम बात करते हैं तो वो कहते हैं टूरिज़्म वालों से बात कर ले, टूरिज़्म से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका इदारा है, अल्पाइन से बात कर ले। हम यहाँ फंसे कोई बात है कि जाहिर सी बात है कि बेहतरी की बहुत ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट उम्मीद है और नहीं खुद है। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि आप अगर जा रहे हैं तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उस तरीके से अपनी ट्रेनिंग लेकर आप आगे जाएं। भाई साहब, थोड़ा सा और भी हमें ये भी एजुकेट कीजिएगा कि कितना टाइम लगता है, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितने टाइम या डिफाइंड होता है कि ये टाइम लगना ही लगना है बेस कैंप से K2 सर करने तक? टोटली एक्सपीडिशन का जो पाकिस्तान के अंदर जो टाइम है वो 45 डेज़ तो हर एक्सपीडिशन रखता है, 45 डेज़ रखता है। उसके अंदर आजकल तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त भी आप कह सकते हैं, स्पीड वाले भी आ गए। एक बंदे ने 12 घंटे में K2 समिट किया, बेस कैंप से बेस कैंप तक। बेस कैंप से समिट 12 घंटे में किया इस साल। अच्छा, हाँ, स्पीड पॉसिबल है ये? हाँ किया ना उसने, एक अंग्रेज था उसने किया, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। बेस कैंप से समिट तक 12 घंटे। 12 घंटे। और वापस कितनी देर में आया फिर? वापसी का मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो 12 घंटे की बात है, नॉर्मली इसमें कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। ओके, 4 दिन नॉर्मल लगते हैं। 3 से 4 दिन एक एवरेज टाइम है किसी माउंटेनियर के लिए टू समिट K2 फ्रॉम बेस कैंप टू द पीक, लेकिन उन्होंने 12 घंटे में किया है। वाओ। अच्छा, क्विकली हम आते हैं अब आपके नेक्स्ट एक्सपीडिशन पे, जो माउंट एवरेस्ट का आपका प्लान है। क्या हर्डल्स हैं इस वक्त आपको उसमें नज़र आ रही हैं? अभी डिफरेंट इदारों से मेरी गपशप चल रही है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे मेरी गपशप चल रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी तरीके से अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो कामयाबी इंशाल्लाह मिल जाए और इंशाल्लाह मैं अगले महीने निकल जाऊँ। दोबारा कभी सोचा है K2 दोबारा सर करने का? डेफिनेटली हमारा काम ही है कि इंशाल्लाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे लगा कहेंगे नहीं, मैं एक बार कर ली, मैं दोबारा नहीं जा रहा। अक्सर ऐसे होता है ना, कहते हैं एक बार कर लिया, अब नहीं जा रहा दोबारा। भाई साहब बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। जितना आपने काम किया है माशाल्लाह, यू आर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। और अभी जो माउंट एवरेस्ट का आपका प्लान है इंशाल्लाह उससे में आप कामयाब करेगा। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रखिए हमारे साथ। वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा एक सितारे की बात करते हैं जो कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में उतर चुका है मतलब कि आ चुका है। और आप सब, हम सब, हमारी बचपन की बहुत सारी यादें, 90s के बच्चों की बहुत सारी यादें, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहे हम, 90s के बच्चों की बहुत सारी यादें जो मैं 70 नहीं चले। आपने वो ड्रामा ऑब्वियसली ज़रूर देखा होगा, आपने खैर बहुत अच्छा समझ के देखा होगा। मुझे एक्चुअली बहुत कुछ झलक उसके सिर्फ याद है। मारियो तो जो कैरेक्टर याद है, एग्जैक्टली। सो वो मुझे ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी बट आई स्टिल रिमेंबर द कैरेक्टर। अब देखिए, ये एक कैरेक्टर की जीत होती है कि इतने अरसे के बाद आपको उस ड्रामे की स्टोरी याद हो या ना याद हो, लेकिन आपको वो कैरेक्टर अभी भी आपके माइंड में उसकी झलक हो। सो ये एक बेहतरीन अदाकार का काम होता है या अदाकारा का काम होता है। सो आज ही एक आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा गैप लिया इन्होंने, लेकिन गैप के बाद अब एक प्रोजेक्ट भी किया इन्होंने जो कि बड़े ज़बरदस्त, उसमें भी एक्टिंग नज़र आई। बट जब भी पूछो क्यों गायब थे, वो कहते हैं जी मैं PhD कर रहा था तो वो कर ली ना, तो वापस आ गए। तो असद ज़रा गपशप करते हैं फिर। वो जो कम बैक है ये कैसा था? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असद? वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी सबको सलाम। ठीक था, वाज नाइस। 4 साल के बाद कैमरा फेस किया था, आई रियली एंजॉयड इट। मुश्किल हुई कुछ? नहीं, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं हुई। मेरे पहले दिन मुश्किल नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी का पहला शॉट ओके शॉट था माशाल्लाह, पहला शॉट। एंड दैट वाज इन बैक इन एंड ऑफ 89। ओके, दैट्स नाइस। 89 और पहला शॉट, और वो कहते हैं फ्लॉलेस माशाल्लाह। मारियो कौन से ईयर में? मारियो वाज इन 98।
98 आई वाज 3 years old एट दैट टाइम। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि मेरे माइंड में अच्छा जो छोटे बच्चे की, तो मैं यही बात कर रही हूँ, वो कैरेक्टर जो है ना उसकी जीत यही होती है कि कुछ ना हो वो कैरेक्टर आपके जहन में ना वो एक एलियन था जो आता है और बच्चों हाँ। की हेल्प करता है, लाइक उसके फ्रेंडली होता है और सबकी पॉजिटिव काइंड ऑफ एलियन। अच्छा वो YouTube पे भी अभी है अवेलेबल, राइट? तो आज के बच्चे उस ड्रामे को जरूर देखें, ये बड़ा नहीं, इंपॉर्टेंट है। बड़े भी देखें, बड़े भी देखें, फील करें उसको एक दफा दोबारा। यार बड़े अब कहते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों बच्चों वाली चीजें देखें, वो दौर बड़ा बदल गया है नहीं, ना। मेरे सामने अभी भी कोई क्लिप आया अनक वाला जिन का या किसी और ड्रामे का, तो मैं देखता हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ। ठीक है पूरा ड्रामा ना सही, लेकिन क्लिप्स तो आप देख रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। सही बात है, वैसे सही सोशल मीडिया पे ना क्लिप्स जो आ रहा होता है, हम अपनी टीम से भी कहते हैं ना इसके क्लिप्स एंड ड्रामास के करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा कोई मुश्किल फेस नहीं की, कोई स्टोरी देखी, क्या किया, थोड़ा बताएं। स्टोरी देखी थी तो वो उसको मुझे अच्छा लगा वो रोल, बिल्कुल इंडिपेंडेंट था वो, उसका अपना एक ट्रैक था। कहीं कहीं वो लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है बट उसका बेसिकली अपना एक ट्रैक था, तो इसलिए मुझे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, वो अच्छा लगा और आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। मेरे मतलब का था रोल। बीच में कुछ स्क्रिप्ट्स आए थे, अब ऐसा भी कोई मैंने अपने ऊपर शजरे ममनुआ नहीं कर लिया था उसको। कुछ स्क्रिप्ट्स आए थे लेकिन वो 3 तो ऐसे थे कि वो तो काबिले गौर ही नहीं थे। एक था कुछ बेहतर था बट उसमें भी एक लड़का होता है, वो कहीं कराची से आ रहा होता है, उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, फिर उसको ट्रेन लेनी पड़ती है, तो ट्रेन में उसका आई कांटेक्ट होता है, किसी लड़की की फैमिली की होती है, उसको अच्छी लगती है, तो कहता है यार फेयर नहीं जलाना, मैंने रिश्ता करना है। वो उसके घर में उसका मुल्तान को उसने जाना होता है, राइट। मुल्तान में जब वो उतरते हैं और लड़के को पीछे भेजता है अपने कज़न को, यार इसको पता करके आओ, रिश्ता भेजता है, रिश्ता कबूल हो जाता है। लड़की का जो कज़न होता है वो उसको बचपन से बहुत चाहता है, तो वो जलसी में आके उस लड़के को मार देता है। ओके। तो उसका बड़ा भाई फिर सबसे बदला लेता है, वो And that's you. खादिम था। मैंने कहा यार सुल्तान इलाम को गरीका में फरमाया, बहुत बड़े आदमी थे लेकिन मैं नहीं बन सकता वो। इसलिए मैंने किस तरह के कैरेक्टर आप नहीं करते जो आप स्ट्रेट अवे इनकार कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना ये? सब्सटेंस होना चाहिए बस, उसके अंदर कोई भी हो, इट डजंट रियली मैटर, मतलब उसके अंदर सब कोई ऐसे का मैसेज हो, सोशल इश्यूज़ के ऊपर अगर हो तो बहुत ही प्रेफरेबल है। अदरवाइज़ कोई एंटरटेनमेंट के हवाले से भी अगर हो तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए कि आप मतलब खाली आपने एक्टिंग कर ली और आपने पैसे कमा लिए, आई डोंट थिंक दिस इज रियली इनफ आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए। अच्छा वैसे अब जितने एक्टर होते हैं वो सोशल मीडिया पे जब आते हैं वो कहते हैं हम एक्टिंग से तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, अगर आप प्रोजेक्ट कर भी रहे होते हैं तो एक्टिंग के पैसे इनफ नहीं होते उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। सो ज़्यादा जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स जो होती हैं वो आ रही होती हैं, उनके थ्रू वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं जो बाय प्रोडक्ट साथ होता है। अच्छा मेरे लिए इतना कोई वो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लाइक बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया और उनमें से ज़्यादातर के अभी तक मेरी ड्यूज़ मुझे लेने हैं उनसे, उनकी तरफ है, बट इट डजंट बॉदर मी क्योंकि मेरा काम कोई दूसरा साथ चल रहा है। तो अच्छा मैं यही बोल रही थी कि इट्स बिकॉज यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब प्रॉब्ली इस पर्सपेक्टिव से कि ड्रामास पे डिपेंडेंट नहीं है आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज ये मसला है फिर ये पेमेंट्स वाला। देखें जो लोग मार्केट की ज़बान में अगर कहें बिकते हैं, जिनका नाम बिकता है इनके हिसाब से, राइट, या जो लॉबिंग का हिस्सा बनते हैं, लॉबीज तो अब हो गई है ना, तो इसलिए मैं किसी लॉबी में नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी को चाहिए हूँ तो मुझे बात कर सकता है और अगर मुझे रोल पसंद आता है वो मैं करने के काबिल है तो ठीक है, गुड इनफ। लेकिन अगर यहाँ लॉबिंग में वो फिर अपना लॉबिंग से क्या मतलब है? लॉबी मींस व्हाट? एक ग्रुप बना हुआ है इधर, एक ग्रुप बना हुआ इधर, 3-4 ग्रुप्स एक्टर्स का, एक्टर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी, हाँ डायरेक्टर्स जो उनको उनके साथ ही काम कर, इसमें कोई हरज भी नहीं है बेसिकली। उनका कंफर्ट जोन है, कंफर्ट एग्जैक्टली, वो समझते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल, मुश्किलों का ख्याल रखते हैं, तो इसमें लेकिन काम सफ़र हो रहा है इसकी वजह से। काम सफर, जिनको काम करना आता है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कि वो किसी के साथ जाके जी हुजूरी नहीं कर सकते। अब मेरा तो अल्लाह का शुक्र, जैसे लाइक आई सेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट, नथिंग एट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनको है वो क्या करें, वो ज़ाहिर फिर काम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। अच्छा, क्या आपके वार्डरोब में ज़्यादा ब्लैक ही है? बिकॉज जिस तरह का आज आपने ड्रेस, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे लगता है जब हमारे एक और शो पे हमारी मुलाकात हुई थी तो यू वर वेयरिंग ब्लैक आई गेस, तो ज़्यादा ब्लैक ही मेरा ख्याल है आप पहन रहे फॉर हैं। अ फैक्ट ब्लैक है। ब्लैक में असल में आपकी बहुत सी खामियां जो हैं वो दब जाती हैं, स्पेशली अगर आप
ओबेसिटी का शिकार हैं। यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे वैसे ही ब्लैक पसंद है। हाँ, आप तो बड़े जिम फिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये कि बहुत से लोगों के लिए ब्लैक प्रेफरेबल इसलिए होता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं और गर्मी में अक्सर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर ये एब्जॉर्ब करता है हीट को। और अभी मैं सोच रहा था आज कुछ और करने का, एक इसी तरह की एक और शॉल है, दैट इज प्रोबब्ली मस्टर्ड, ओके, और शूज़ भी इसके साथ मस्टर्ड थे। ठीक है। मैंने कहा यार वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। नहीं, वो भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं, वो वाकई अजीब हो जाता। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मस्टर्ड शॉल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफ चला जाता। ग्राउंड्स आसपास की हो ना, हाँ। जैसे ब्राउन हो जाता तो उसके साथ चल जानी उसके साथ अच्छा लगता। ऑल टुगेदर एक ब्लैक के साथ या तो वाइट हो, बिल्कुल ही कंट्रास्ट में। दैट्स ट्रू। वैसे इससे ये थोड़ी समझ आ रही है मुझे कि फैशन सेंस भी है और फैशन का शौक भी है कि जो ट्रेंड्स हैं कम से कम उनको फॉलो करते रहे। लोगों को देख देख के जो समझदार लोग हैं उनको, और फिर कुछ अपनी भी जरा आंखों को भी जो अच्छा लगे। नहीं, किसको फॉलो करते हैं समझदार लोग? कौन है इंडस्ट्री में? ऐसा कौन है जिसके फैशन सेंस आपको मैं किसी को पसंद फॉलो है? नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ, सबको देखता हूँ, फिर मुझे जो लगता है ये चीज़ समझ में आ रही है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन कोई ऐसा एक्टर जिसको देखकर आपको ये लगता है कि ही इज हैविंग गुड फैशन सेंस, Inspire अच्छा कैरी करता हो। करता है? हाँ, नए जो इस वक्त एक्टर्स हैं। आजकल तो सभी समझदार हैं। फॉर अ फैक्ट सभी समझदार हैं। ओके, मैं इसमें ये मजाक से नहीं कह रहा, राइट, आई मीन इट। कि सब समझदार हैं। अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू भी, और फिर गूगल अंकल तो नहीं, अच्छी और ये अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात है, स्टाइलिंग हाँ। सेंस है। अब स्टाइलिस्ट को हायर नहीं करना पड़ता, दे नो कि उन्होंने गूगल करना है क्या चीज़ उनके ऊपर उन्हें सूट पता है करता क्या उन पे सूट करता है है ना? ये एट द सेम टाइम आप कैरी कैसे करते हैं भी तो मैटर करता है। चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, बट आप कैरी नहीं कर पाते, समटाइम्स ये हो जाता है। ट्रू। अच्छा, अभी इस वक्त जो रूटीन है थोड़ी इस पर मैं बात करूंगा। जिम पे कितने घंटे लगा देते हैं, अपनी फिटनेस पे कितने घंटे लग जाते हैं? 2 से 2.5 घंटे जिम में मेरे डेली डेली, 2.5 घंटे? सिवाय संडे के, बिकॉज कभी 2-3 हफ्ते में मैं 2 छुट्टियां भी कर लेता हूँ क्योंकि मसल की रिकवरी के लिए भी उसको टाइम चाहिए होता है। लोग समझते हैं कि आपने एक्सरसाइज की है तो करी जाओ, उसको मसल का जो, क्योंकि जब उसमें ब्लड इन्फ्यूज़ होता है इतनी तेज़ी से और फिर आप उसको पंप कर रहे होते हैं तो जो टिश्यूज़ अंदर से ना वेयर एंड टेयर हो रही, मतलब टूट फूट रहे होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली में ब्लड जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, सारा कुछ जाता है। फिर उसके बाद आप टिश्यू बिल्डर्स जैसे प्रोटीन्स खाते हैं, हाई प्रोटीन्स खाते हैं, या मतलब अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीज़ें जो मेरे इस्तेमाल में सबसे अच्छे दुनिया के कार्बोहाइड्रेट्स मैं समझता हूँ, स्वीट पोटैटोस, उसके बाद बनानास, फिर पोटैटोस, ठीक है जी। बाकी रोटी भी तौबा, खैर उसको जब तक छोड़ने नहीं है वो आपके जिस्म से निकलते नहीं है। रोटी छोड़ दी आपने? नहीं, छोड़ी नहीं है। मैं एक्सरसाइज, मेरी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे कुछ मैटर नहीं करता, डाइट करनी ही नहीं पड़ती। और मुझे कौन सी कोई कॉम्पिटिशंस लड़ने हैं? हाँ, तो लड़ भी सकते हैं। हाँ, तो डिपेंड करता है कि मुझे चाहिए क्या, उस हिसाब से जो मुझे चाहिए। आई नो आई बीन डूइंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। तो 2 घंटे लगते हैं, तो 2 छुट्टियाँ, कभी 3 छुट्टियाँ, ओके, एक तो कंफर्म है, एक तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी। What irritates you generally? The list goes on and on. सबसे लेकिन मैं ज़्यादा irritation, हाँ, टॉप पे क्या है जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो बर्दाश्त नहीं होती, कोफ्त आती है जैसे सिगरेट। सिगरेट? ओके, मेरे साथ बैठ के कोई कुछ भी कर ले, पी ले, खा ले, हलाल हराम डजंट मैटर, सिगरेट ना पिए, बड़ी मेहरबानी उसकी, जाके बाहर पियो। पैगाम मिल गया सबको। हाँ, कुछ भी कर ले, सिगरेट ना पिए भाई। मेरे घर में कोई सिगरेट नहीं पी सकता, मेरे फ्रेंड्स पीते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि आपको अभी भी याद भी है बहुत ज़्यादा, और कभी आपको वो कैरेक्टर दोबारा ऑफर हो तो आप उसको करना चाहेंगे कि मैं इसको मज़ीद बेहतर तरीके से मैं रीलिव करूँ उस कैरेक्टर को? मुझे तकरीबन सारे ही याद हैं। एक जो मेरा 96 में एक आया था पल दो पल, उसमें आई वाज डॉक्टर शहरयार, और उसके बाद 98 में हमने किया था जाने अनजाने मॉरिशस में, वो भी हसीना आपा के लिखा हुआ था, पल दो पल भी हसीना आपा के लिखा हुआ था। और उसके बाद एक मैंने किया था ज़ेबा बख्तियार साहिबा का, और उसका नाम था मोम। उसमें मेरा जो कैरेक्टर था, दैट्स माय मोस्ट फेवरेट वन। वो एक सिंधी वडेरे का था। उस मतलब वो उसका ग्राफ इस तरह से बनता था, यूं 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 यूं। सिंधी वडेरे, ये वाला ग्राफ था ही नहीं उसके अंदर, Okay. या इधर या उधर,
ओके पोल्स अपार्ट Pulls apart. अब चूंकि वो आपका फेवरेट भी था और जिक्र भी आपने किया, कोई डायलॉग याद है उसका? इसी तरह दो ऐसे डायलॉग जो कि बिल्कुल एक यहाँ का डायलॉग डायलॉग्स नहीं याद। अच्छा ओके। मुझे उसकी का मैनरिज्म याद है, लाइक वो जैसे अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, उस बीवी नाराज होके गई होती है तो बाजार में वो मिल जाती है उसको मॉल में, ओके तो उससे पूछते क्या कर रही है तू यहाँ, तो कहते हैं वो बताती है, वो डर जाती है तो कहती है मेरे पास मत आना, फिजा थी वो, मेरे पास मत आना, मैं पुलिस को बुला लूँगा। हल पुलिस को बुलाएंगे मतलब इस तरह का। और फिर जब खुश होता है तो गाने भी गाता है उसी को साथ बिठा के। अच्छा, उसे प्यार आता तो गाने गाने शुरू कर देता। बहुत ही मजे का कैरेक्टर था वो। उसमें गाना गाया था आपने खुद? हाँ, गाते हैं? याद है आपको? अच्छा सिंधी गाना था। हाँ, याद है और बहुत ही थोड़ा सा। फनी गाना है। गाते याद हैं? है? हाँ हाँ, सुनाए ना। सुनाए ना। वो किसी बात पे खुश होता ना तो वो कोई बात कहती है, वो कहती है कि मैं आपसे बहुत डरती हूँ लेकिन कभी कभी आप इतने वो नरम से लगते हैं। कहता है मैं तेरे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो हमारा एक शायर है ना, वो कहता है मजबूरा आशिक मजबूर हुआ भले के दो भी कंधार हो जे सूं जो सलामी हुंदो सनम जो सलामी हुंदो भली जो भोतार हुजे मजबूरा आशिक मजबूर हुआ भले के दो भी कंधार हुजे। मतलब आशिक मजबूर है चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। सूं जो सलामी हुंदो मतलब खूबसूरती को सलामी है। सनम जो सलामी होता है, सनम को सलाम है। और भले जो भोतार हो जाए चाहे जहाँ का मर्जी सरदार हो जाए तो वो उसको सलाम ही करता है। तो इस तरह की, so that's why I really like this. Zeba, what a fine person. God bless her. उनसे मैंने ये कहा, and she really liked the idea. कहते करें. तो really enjoyed working with that. Really enjoyed it. ज्यादा ड्रामे एंजॉय किए या फिल्म भी एंजॉय की है? फिल्म तो मैंने पहले की थी ना, I never enjoyed it. नेवर एंजॉयड इट। व्हाई? बहुत डिफरेंस लगता है इसमें आपको? मेरे से अब मैं देखें, अक्सर लोग पब्लिक में आके कहता हूँ मुझे झूठ पसंद नहीं, मुझे बाकी नहीं पसंद। ओके, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता माशाल्लाह। क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। तो हाँ, लेकिन ये नहीं कि सच बोलूँ तो थप्पड़ मार के बोलूँ, नहीं, थप्पड़ की तरह नहीं There's always a मारता। way, decent way. तरीके से, तमीज़ से, मोहब्बत से। और झूठ की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो मुझे पता है कि मैं इतना बुरा सा शॉट देख रहा हूँ, कहते वाह 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 क्या बात है, छा गया। अब वहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं? कि जब आपको खुद नजर आ रहा है कि उसमें बहुत सी गुंजाइश बाकी है और फिर भी ये कमेंट मिले, दैट्स वंडरफुल। कि नॉर्मली प्लीजिंग जो कमेंट्स होते हैं उसमें आप खुद भी कहते हैं, लोग कहते हैं हाँ ठीक है अच्छा है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि नहीं वो अच्छा नहीं है। It doesn't work with me. मैं बताता कभी नहीं हूँ लेकिन मुझे पता होता है। ये अच्छी बात, सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी बात होती है ना, एक्सेप्ट करें एंड देन आप अवेयर हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे से किसी को शर्मिंदा नहीं किया जाता, बस इतनी सी बात है। चलिए वैसे अच्छी बात है, ये एक अपने ज़र्फ की बात होती है। जैसे मुझे कोई भी कुछ कहे, जैसे अभी खुशामद की बात हो रही है, मुझे पता है कर रहा है, बट मैं कहता हूँ मैं उसको रेसिप्रोकेट वैसे ही करता हूँ कि यार वो ऐसे कह रहे तो इसका मतलब ये ठीक है, समझ जाते आई हैं। हैव टू। हाँ, पता तो मुझे होता है। जाहिर है। जिंदगी में जीवन साथी की कितनी ज़रूरत होती है? ज़िंदगी में जीवन साथी की ज़रूरत तो बेसिकली होती है, एट टाइम्स आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन एक बार आप उस फेज से निकल के अगले में चले जाएं, फिर आप अपने साथी खुद ही बन जाते हैं। लाइक अपनी जो कंपनी होती है उससे अच्छी कोई चीज़ आपको नहीं लगती। अच्छा, खतरनाक सा ही सवाल है बट ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू नो कि अभी तक जीवन साथी आपको क्यों नहीं मिल सके? क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी जो कि अभी तक आप देख रहे हैं और वो आपको किसी कंपेनियन में नहीं दिखी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि आप चॉइस करें आपको वैसा ही मिल जाए। दो मुख्तलिफ घरों से, दो मुख्तलिफ एरियाज से, दो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट से, और ऑफ कोर्स कभी कभी मुख्तलिफ सेक्ट्स से भी लोग आके मिलते हैं। फिर वो अपनी हर चीज़ को सिंक्रोनाइज करते हैं, उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। एक्सक्यूज़ मी। और फिर बहुत कुछ करना पड़ता है इसको लेकर चलने के लिए। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि लड़कियां जो हैं, लोग कहते हैं ना लड़कियां घर बनाती हैं, कोई शक नहीं है, ऐसा ही है। थोड़े से कुछ बंदे भी होते हैं जो घर बना लेते हैं, लेकिन बेसिकली लड़कियां ही घर बनाती हैं। सो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करना एक रिश्ते को लेके घर मिलके चलने के बनता लिए। हाँ, घर तभी बनता है ना, वरना तो फिर एग्जैक्टली
जो हम हाउस और होम में एक फ़र्क देखते हैं ना कि मकान और घर में क्या फ़र्क है। सो अगर एक ही बंदा एफर्ट करता रहे तो वो मकान ही रहता है, लेकिन जब दो लोग मिलके एफर्ट करते हैं तो वो होम, वो जिसको हम घर कहते हैं, वो घर बनता है। तो बहुत से लोग हैं जो एक ही पार्टी है, वो बेचारी जोर लगा रही है, दूसरा और फिर एक पार्टी जब जोर लगाएगी वो कब तक कर सकेगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मर्द हो या औरत हो, वो एक हद तक ही आप वो कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड कितना है, ये थ्रेशोल्ड लोगों का फर्क है। जरूर आता है, वो जल्दी आए वो बाद में आए। किसी का इतना ज्यादा होता है कि जिंदगी पूरी गुजर जाती है। दैट्स ट्रू, गुजारते हैं लोग। इसीलिए मैंने कहा कि compatibility होती है। औरत जात जो है ना, औरत बिल्कुल, ये उसका काम है, उसका काम है, वो बाकी घर बनाती है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक औरतों नहीं को है। सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है एक उम्र में जाके कि मैं अपनी जिंदगी जी लेती, एफर्ट 50-50 हो जाती तो अच्छा होता, 100% मुझे ना करनी पड़ती। हम पे क्यों सारी जिम्मेदारी डाली जाती है? ये सारा प्रेशर घर बनाने का औरत पे ही क्यों होता है? क्रेडिट भी तो उसी को मिल रहा है। हाँ, क्रेडिट भी तो सर आप वो कहते हैं क्रेडिट नहीं चाहिए। आप रख ले क्रेडिट से जिंदगी थोड़ी वापस आती है। इन्होंने मैसेज क्लियर दे दिया है। क्रेडिट से जिंदगी थोड़ी वापस आती है, मिलके दो लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है स्क्रीन, बहुत मुश्किल होने वाली है। नहीं, एक अच्छी बात है। एक ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये की, डैमेज कंट्रोल। अब करो डैमेज कंट्रोल। नहीं, एक चीज़ वाकई होती है कि औरत के अंदर नेचुरली ये चीज़ होती है, इनबिल्ट होती है कि वो ज़्यादा रिश्तों को समेटना, भी उसके अंदर होती है, और कुछ थोड़ी सी ऐसी होती है इनमें नहीं भी होती, लेकिन वो मैस्कुलिन बिहेवियर में आई हुई होती है। डिपेंड्स, ऑब्वियसली डिपेंड्स। ओके, अच्छा सर, जिंदगी में रिग्रेट आपका कोई है? बहुत सारे हैं। कोई एक जो एक ऐसा रिग्रेट है जो मैं कभी आई हैव टू टेक इट टू माई ग्रेव, बहुत ही पेनफुल है। वो ये कि मेरे फादर जब बीमार थे, असल में वो सारी उम्र इतने हमें मजबूत लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह से चले जाएंगे। मैं कराची में था और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, डायलिसिस पे थे, और मुझे वो अक्सर मेरा भाई कहता था वो बुला रहे हैं आपको। ओके, कमिटमेंट्स थी, और कमिटमेंट्स की ऐसी तैसी, मुझे ख्याल भी नहीं था कि तबीयत इतनी ख़राब है। ये भी पता था तबीयत ख़राब है, डायलिसिस पे जब बंदा होता है उसकी तबीयत ख़राब है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आई हैव ऑलवेज सीन माय फादर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रेंथी, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह से होके चले जाएंगे। मैं शूट पे था और वहाँ मुझे फ़ोन आया मेरे कज़न का कि मामू की डेथ हो गई। आई वाज लाइक शॉक्ड, रियली? अफसोस वगैरह तो बात की बात है, पहले तो आप एक्सेप्ट, मतलब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने फ़ौरन फिर फ़ोन किया वहाँ पे कि कोई मुझे फ़्लाइट मिल जाए। एक ही फ़्लाइट थी उस दिन, इत्तेफाक की बात है, और वो ओवर बुक थी। नेक्स्ट डे की मुझे फिर मिली। मैंने वहाँ पे सेट पे किसी को बताया ही नहीं, मैं काम करता रहा। ओके, शाम को फिर ऑब्वियसली, लेकिन चीज़ ऐसी थी कि मैं उसको नहीं कर पाया था। तो शाम को फिर मैं बिल्कुल, जब मेरा मुंह सूजने लगा, मतलब दूसरे वाला, अफसोस के मारे, तो फिर उन्होंने पूछा क्या बात है, खैरियत? तो तुम बोल भी नहीं रहे, जिस तरह सेट पे होते हो वैसे हो भी नहीं। मैंने कहा मुझे फ़ोन आया, मेरे फादर की डेथ हो गई है। तो कैसर खान निज़ामानी था, फजीला के हस्बैंड। तो उसने मुझे कहा कि यार तुमने ये क्या किया, मुझे बताया ही नहीं। काम किया। मैंने कहा मैंने पहले चेक कर लिया था, कोई फ़्लाइट नहीं थी, वरना मैं कह देता। फिर तुम्हारा काम क्यों ख़राब करूँ जब मैं जा ही नहीं सकता था। असल रिग्रेट ये है कि मैं अपने फादर की खिदमत नहीं कर पाया। ये क्रेडिट मेरा छोटा भाई ले गया कि आखिरी टाइम पे वो उनके साथ थ्रू आउट, साथ ख्याल रखना और ये सारा कुछ। बस ये रिग्रेट जो है वो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में, कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरे फादर की मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा, वो किस तरह के आदमी थे, कितने सेक्रीफाइस और कितना वो ख्याल रखने वाले। मैं 9th क्लास में था और मुझे अच्छी तरह से याद है। तो हम लोग जब घर आए तो वो खाना चल रहा था, मैं थोड़ा लेट हो गया। खाना खाते खाते मैंने ज्वाइन किया। अब्बू के कुछ दोस्त भी थे, 2 दोस्त साथ बैठे हुए थे, भाई भी साथ बैठा हुआ था। मैं तो अब्बू सिगरेट पिया करते थे। स्मोकर्स की आदत होती है, जैसे खाना ख़त्म किया उसके बाद सिगरेट लगा लेते हैं। उसकी उनको परवाह नहीं होती, मोस्टली उनको बिल्कुल सोचते नहीं अपना। तो मुझे वो शुरू से बहुत बुरा लगता था सिगरेटों में। तो मैं खाना खा रहा हूँ मेरा, और मैं वैसे ही बड़ा स्लो खाता था। खाते खाते उन्होंने सिगरेट लगाया जो
धुआं मेरे नाक में गया, मेरा सारा टेस्ट बर्बाद हो गया, खाना भी मेरी फेवरेट बना हुआ था। मैं बहुत इरिटेट हुआ, मैंने कहा जी क्या है, देख रहे हैं मैं खाना खा रहा हूँ, छोड़ नहीं सकते, इसी तरह मैंने सड़े हुए लगे। उन्होंने इस तरह से सिगरेट बुझाया, दोबारा नहीं कभी पिया। Okay, that was the last time. That was the last time he smoked, and just one puff, and then he extinguished that cigarette, never smoked again. मतलब उन्होंने आपके लिए इतना किया। ऐसे बंदे के लिए अगर आप नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिग्रेट कैसा होगा। और ये जाहिर सी बात है, किसी भी औलाद के लिए सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि माँ बाप की खिदमत ना कर सके। मैं कहूँगी कि जिनके माँ बाप ऐसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये मैसेज ज़रूर देना भी चाहिए और मैं इसको हमेशा फील भी करती हूँ कि जिनके माँ बाप हैं ना और वो उनकी खिदमत नहीं करते, उनसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है कि आपके माँ बाप हैं और आप उनके जीते हुए, उनके ज़िंदा वो आपके साथ मौजूद हैं और आप उनकी खिदमत नहीं कर रहे और आप उनको सुकून नहीं दे पा रहे, आप उनके लिए सुकून का बाइस नहीं बना, आप उनकी नाफरमानी कर रहे हैं। आपसे तब ये फिर सारी ज़िंदगी का रिग्रेट होता है जो कि आपके साथ जा रहा होता है। ना आप माफ़ी मांग सकते हैं, ना आप बात कर सकते हैं, ना आप कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। असद, उनकी ज़िंदगी में कभी आपने एक्सप्रेस किया उनसे कि अब क्योंकि इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं आपको, आप बहुत रिगार्ड भी करते हैं उनको, आपको बहुत प्यार भी है उनसे आज तक, सो कभी उनको आप कह सके ये बात कि मुझे आपसे इतना प्यार है, कभी एक्सप्रेस किया आपने? Is it because ये जो एक गैप most होता है? unfortunate thing is कि मैं ऐसा कभी जानने सोचने के बावजूद कह नहीं सका। हमारे यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेस करना कभी सिखाया ही नहीं गया। और एक दो दफ़ा मेरे अब्बू ने मुझे हक भी किया। ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता था उसमें, क्योंकि हमें ऐसा नहीं किया गया। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं अपने घर के जितने भी बच्चे हैं, अपने भतीजे भांजे और भतीजियाँ भांजियाँ, सबको मैं बहुत, जब छोटे छोटे थे तब से मैं सब उनका फेवरेट था। सबसे डरते भी मेरे से थे, उनका फेवरेट भी मैं था, बिकॉज मेरे सब जाके जो उनको दिल करता था वो खा सकते थे, ले सकते थे, ख़रीद सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बट ये उसी I don't know, I'm out of words now, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये कि बस इतने कहूँगा। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज वाकई हम सब लोग इससे रिलेट कर सकते होंगे। इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने पेरेंट्स से करते हैं। वो जो अनकंडीशनल लव की हम बात करते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हम सबको पता है अंदर ही अंदर, हम इसको रियलाइज़ भी करते हैं कि वो हमारे माँ बाप से, या माँ बाप आपसे करते हैं, या आप अपने माँ बाप से करते हैं। और ये वो मोहब्बत जिसकी हम बात करते हैं उसको कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम अपने पार्टनर को ये बता सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है वाकई। अगर हम भी यहाँ बैठे हुए शोएब, अगर हम सोचते हो लास्ट में हमने अपने पेरेंट्स को कब हक किया था, एंड टू वेरी ऑनेस्ट, जब वो अभी आकर हमें हग अगर करें तो वी विल फील अनकंफर्टेबल। अच्छा, आई थिंक इट हैपेंस। जैसे सबीन, अब आप पेरेंट्स के साथ रहती हैं ना, हाँ। तो और अगर आप पेरेंट्स के साथ ना रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, तो जब आप जाते हैं तो ज़रा हम मिलते हैं, हक करके मिलते हैं, तो इसलिए मुझे, और मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि बल्कि देख के ना मुझे सोच रहा होता हूँ कि उनके साथ रहते हैं इनको उस तरह की कदर नहीं है। यही वाली बात होती है, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं, तो जब हम जाते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड अच्छा करते हैं नहीं, उनके साथ। कदर की बात नहीं होती है वो ना, एक जो असद ने बात की ना, वो एक कंफर्ट की भी बात होती है। शायद हम अपने बच्चों को ग्रूम ही नहीं करते उस तरह से, हम वो दिखाते ही नहीं है। हमारी उठान में ये शामिल नहीं था। हमारी मदर के साथ तो हमारा इतना इस तरह का बॉन्ड था ही नहीं। फिर उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, हम लोग छोटे थे बहुत। और फिर मेरे वालिद ऑफिस से आया करते थे दोपहर के वक्त अपने लंच ब्रेक में, घर में आकर खाना बनाते थे, खुद भी खाते थे, हमें भी खिलाते थे और वापस ऑफिस जाते थे। ओके, दैट्स अ फैक्ट। वेरी नाइस। आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो किस तरह के बंदे थे। सिंगल पेरेंट के तौर पे देखें, उन्होंने आपको रेज किया सबको। कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट? जिनके पास उनके वालिदैन हैं, अगर आप उनकी खिदमत नहीं करते तो बहुत नुकसान करेंगे। और यकीन करें, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने वालिद के लिए वहाँ पे नहीं होगा जब उनको ज़रूरत होगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से मेरी बदकिस्मती कह लें उसको, लेकिन अगर आपको अल्लाह ने इतना खुशकिस्मत रखा है कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, तो एक तो उनकी रिस्पेक्ट करें अनकंडीशनल, और दूसरा ये कि
उनके लिए हमेशा दस्तबस्ता हाजिर रहें। एब्सोल्युटली अवेलेबल रहें हर वक्त उनके लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली जो लास्ट कन्वर्सेशन थी, ये जो हम बात कर रहे हैं द बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी वजह से कोई भी रिग्रेट अगर आपके दिल में ज़ाहिर है वो ज़िंदगी भर का होता है। बस कोशिश करें, जो असद ने भी बात की, जो सबीना आपने भी की, मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स को दें, अवेलेबल रहें हर वक्त, नो मैटर व्हाट वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी बात पे आपकी राय मुख्तलिफ हो, इवन देन वैल्यू करें उनकी बात को, उस टाइम को एंजॉय करें। फ़ोन से हट के, स्क्रीन से हट के, उनके सब सामने बैठते हैं, बिल्कुल इस चीज़ से हट के उनसे बात किया करें, उनसे कनेक्ट हुआ करें। दे नीड यू, दे नीड योर टाइम। और इसके लिए अगर आप थोड़ी सी एफर्ट नहीं करें तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।